निश्चित रूप से हमारी जो मांग होगी, हमारे जो शीर्ष नेता हैं उनका स्पष्ट मानना है कि जहाँ भी हमारी विनेबिलिटी है, जहाँ हम जीत सकते हैं वहाँ जरूर लड़ेंगे, और इसके लिए कोई ऐसा समझौता भी नहीं होगा जो आजसू के अस्मिता के लिए, उसके अस्तित्व के लिए प्रश्न चिन्ह खड़ा करता हो। सवाल यह है कि इन क्षेत्रों में जो कभी महतो का जो वोट था वो सिर्फ आप लोग के पास हुआ करता था, अब उसमें सिंधमारी जयराम महतो कर रहे हैं, तो क्या नुकसान नहीं होगा आपको? हम लोगों ने कभी जाति की राजनीति की नहीं, जाति विशेष की राजनीति में हमारी कोई रुचि भी नहीं है। हमारे फोल्ड में सभी जातियां हैं, और हम हमेशा कहते रहे कि ऐसी कोई जात नहीं जो हमारे साथ नहीं है। देखिए, आदरणीय मरांडी जी एनडीए के अभिनेता हैं, और चुनाव के समय भाजपा अपना पक्ष रखेगी, वो अपने उसके जो शीर्ष नेता हैं वो तय करेंगे। ये बातें अभी दृश्य में कहीं नहीं है। रह गई बात कि बाबूलाल मरांडी जी का जो नेतृत्व है उसमें हमने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया इस बार भी। लोकसभा चुनाव बीतने के साथ ही झारखंड में इसी वर्ष विधानसभा का भी चुनाव होने वाला है, और कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। अभी तक जो जानकारी मिल रही है, सितंबर अक्टूबर के आसपास में चुनाव होने के आसार हैं, क्योंकि इस वक्त में ये सभी तैयारियां चुनाव आयोग ने भी पूरी कर ली है, राज्य निर्वाचन आयोग ने भी अपने स्तर से पूरी कर ली है। तो ऐसे में सभी पार्टियां अब विधानसभा की तैयारियों में जुट गई है। एनडीए के फोल्डर में शामिल है आसू, और आसू भी इस वक्त में कोशिश में जुटा हुआ है कि पिछली बार लोकसभा में उसने 1 सीट लेकर चुनाव लड़ा और चुनाव में सफलता भी हासिल की, और गिरिडीह लोकसभा सीट पर कहीं की कांटे के टक्कर के वहां हुई और उसमें चुनाव वो जीती। इस बार विधानसभा चुनाव में 81 सीटों में से कुल कितने सीटों पर आसू चुनाव लड़ने वाली है, या कितने सीटों पे वो चुनाव लड़ना चाहती है और उसकी तैयारी क्या है, इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए आसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव सह झारखंड पुलिस के पूर्व डीआईजी रह चुके संजय रंजन जी कोयलांचल धनबाद में हैं। हम उनसे सीधे बातचीत करते हैं। सर, पहले तो न्यूज एनपी में आपका स्वागत है। थैंक यू। अब आप एक नई जिम्मेवारी में है। पहले तो आप पुलिस विभाग में थे और बतौर इस क्षेत्र में आपने सेवा भी दिया अपने क्षेत्र में। अब आपको राजनीतिक जिम्मेवारी मिली है कि अपने अपने क्षेत्रों में कुछ जो सीट है जहां पे आप संगठन का काम भी देखें, वहां से चुनाव भी जीतवाएं। तो ऐसे में तैयारी कितनी है? वैसे तो एनडीए जो है 81 सीटों पर अपनी तैयारी कर रही है, आप लोग की तैयारी कहाँ कहाँ और कितने सीटों पर है? सच पूछे तो अभी हमारा सारा ध्यान पूरे राज्य में संगठन के नव जागरण पर है, नव निर्माण पर है। सारी शक्ति हम लोगों ने झोंकी हुई है कि जो भी सीटें हैं, जो भी विधानसभा की सीटें हैं, जहां हमारे कार्यकर्ता हैं, जहां हमारा पॉलिटिकल फोर्स है, उसको फिर से शेप दें, उसमें फिर से जान फूकें, जीवंत बनाएं, और विधानसभा चुनाव में हम अपनी हिस्सेदारी तय करें। अभी कुछ भी कहना थोड़ा सा प्रीमेच्योर होगा इस दृष्टि से कि अभी न तो चुनाव घोषित हुए हैं और नहीं उस तरह की कोई प्रक्रिया अभी आरंभ हुई है। लेकिन सवाल सर यहाँ है कि रामगढ़, गोमिया और सिल्ली, ये 3 विधानसभा सीट जो है इस वक्त में आपके पास मौजूद है, और पिछले बार जो मेरी जानकारी है कि 12 सीटों पर आप लोग रनर थे। तो करीब ये 15 सीट ऐसा है जिस सीट पर आसू का एक प्रभाव है, और पिछली दफा अगर गठबंधन रहता चुनाव में, आप लोगों का विधानसभा चुनाव में गठबंधन नहीं था, तो शायद ये आंकड़े और बढ़े होते और आपकी सरकार भी होती। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर पिछली बार गठबंधन हुआ होता तो परिदृश्य, राजनीतिक परिदृश्य बिल्कुल बदला हुआ होता। और इस बार भी चूँकि जो एनडीए है, एनडीए के फोल्ड में है आसू, और भाजपा का नैसर्गिक सहयोगी है,
तो ऐसे में हमारी जो दावेदारी है वो तो बनती है वैसी तमाम सीटों पे जहां हम लोग पिछली बार विजयी हुए, और उन सीटों पर भी जहां हम रनर अप थे, और वैसी सीटों पे भी जहां हमारी मारक क्षमता बहुत अच्छी थी। तो ऐसी गणना अगर आप करें तो लगभग 25 सीटें ऐसी हैं जहां हमारी शक्ति पिछले विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ते हुए भी प्रदर्शित हुई थी, और बहुत हमारी मारक क्षमता बहुत बढ़िया थी। तो ये 20-22 सीट जो है आपकी डिमांड हो सकती है एनडीए से? हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, मगर राजनीति का एक अपना धर्म है, गठबंधन का अपना एक लेखा जोखा है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा चीज़ें साफ होंगी, परिदृश्य बिल्कुल साफ नज़र आएगा, और गठबंधन के उसूलों के हिसाब से, गठबंधन की शर्तों के हिसाब से सीटें तय होंगी। मगर ये स्पष्ट है कि पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं आज तक विधानसभा के मुतल्लिक, उनसे कई गुना अधिक सीटें हमें प्राप्त होंगी, और इसमें हम लोगों ने बिल्कुल स्पष्ट धारणा रखी हुई है कि पूरे राज्य में हम तैयारी शुरू करें, संगठन का विस्तार करें, संगठन को मजबूत करें, और एक अकाट्य शर्त होगी हमारी कि अगर विनेबिलिटी हमारी है तो ये सीट हमारी होनी चाहिए। हमें जो जानकारी मिल रही है कि चूंकि शिवराज सिंह चौहान बहुत मजे हुए नेता हैं और उनको चुनाव का यहाँ पे जिम्मेवारी दी गई है, चुनाव प्रभार झारखंड का दिया गया है, तो क्या आप लोग की इस संबंध में कोई वार्ता भी हुई है? मैंने कहा ना कि अभी जो दोनों पार्टियां हैं अपने संगठन पर ध्यान दे रही हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो पीछे का परिदृश्य स्पष्ट नहीं है। गठबंधन है, गठबंधन का अपना धर्म है। निश्चित रूप से हमारी जो मांग होगी, हमारे जो शीर्ष नेता हैं उनका स्पष्ट मानना है कि जहां भी हमारी विनेबिलिटी है, जहां हम जीत सकते हैं वहां जरूर लड़ेंगे, और इसके लिए कोई ऐसा समझौता भी नहीं होगा जो आजसू के अस्मिता के लिए, उसके अस्तित्व के लिए प्रश्न चिन्ह खड़ा करता हो। ये स्पष्ट रूप से हमारी धारणा है कि हम उन तमाम सीटों की दावेदारी करेंगे जहां हम बहुत मजबूत हैं, जहां हमारा संगठन मजबूत है। अतीत में हम उस सीट को हार गए हों या अतीत में उस सीट को जीत गए हों, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि हम उन सीटों पे बढ़िया अगर प्रदर्शन कर सकते हैं तो गठबंधन के धर्म के हिसाब से हम उस संबंध में मांग रखेंगे अपनी डिमांड के हिसाब से। और इस बार उम्मीद है और ऐसा विश्वास है कि पिछली बार की जो गलतियां हैं उससे एनडीए पोल ने बहुत कुछ सीखा होगा, और हमने भी सबक ली है। लेकिन सर, इस बार एक सवाल ये उठता है कि जयराम महतो जेवी केसेस एक बड़ा फैक्टर बन के उभरे हैं, और लोकसभा में जिस प्रकार से वो मतों को हासिल किए गिरिडीह में, और हमें ऐसा लगा कि अगर वो चुनाव मैदान में नहीं कूदे होते तो परिणाम जो है हो सकता था कि वो जेएमएम के पक्ष में आ जाता, क्योंकि वो 3.5 लाख के आसपास में मत लाए, और भी कई सीटों पर उनका काफी अच्छा खासा दबदबा रहा है। धनबाद जैसे जगह पे उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे, 80,000 मत लाए। तो कहीं इस बार विधानसभा में अगर वो चुनाव मैदान में उतरे तो हो सकता है कि आपका एक विकल्प के तौर पर वो भी सामने आ जाए और वो नुकसान आपको उठाना पड़े। राजनीति में कभी विकल्पों की कमी नहीं रहती, मगर हम जो अपना पक्ष है उसको दृढ़ता के साथ रखेंगे। कोई भी पार्टी जो सामने होगी राजनीतिक समर में वो अपना पक्ष रखेगी। हमें ये पता है कि हमारा जो फोकस है स्पष्ट है, हमारी प्रतिबद्धताएं हमेशा से स्पष्ट रही हैं, हमारी पार्टी की सोच बिल्कुल स्पष्ट रही है। हमारी पार्टी के फोकस में शुरू से ही युवा और महिलाएं रही हैं। हमारी पार्टी ने कभी अपनी उसूलों से समझौता नहीं किया, और एक इस्पाती व्यक्तित्व के स्वामी हैं हमारे जो पार्टी के सदर हैं, जो प्रमुख हैं, जो सुप्रीमो हैं, आदरणीय सुदेश जी महतो। और हम इन सब चीज़ों की परवाह नहीं करते कि हमारे विरुद्ध कौन होगा, किनके विरुद्ध हम चुनाव लड़ेंगे, उनकी क्या हैसियत है। हम अपनी हैसियत की बात करते हैं और हम अपनी प्रतिबद्धताओं के बारे में बात करते हैं। पूरे 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 राज्य में अगर आप देखें तो हमारे जो अध्यक्ष हैं
आदरणीय सुदेश जी महतो, उन्होंने भाजपा के लिए, एनडीए के लिए काम किया। उनके पक्ष में प्रचार में वो हमेशा शामिल रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ उन्होंने हमेशा शेयर किया मंच। और उसका कारण आप देखेंगे, ठीक है आप कहेंगे कि पिछली दफ़ा 13 सीटें आई थी, इस बार 9 सीटें आई। गणित अलग हो सकता है, गणित अलग हो सकता है, लेकिन हमारी पार्टी में एक जो स्ट्राइकिंग रेट है वो पहले ही की तरह है, वो घटा नहीं है। ठीक है, आप चंद्र प्रकाश चौधरी आपके एकमात्र उम्मीदवार थे, वो चुनाव जीत गए गिरिडीह से। लेकिन अब जो है विधानसभा की जो तैयारी आप लोग की हो रही है उसमें कई फैक्टर सामने आ रहे हैं। सवाल यह है कि इन क्षेत्रों में जो कभी महतो का जो वोट था वो सिर्फ आप लोग के पास हुआ करता था, अब उसमें सिंधमारी जयराम महतो कर रहे हैं, तो क्या नुकसान नहीं होगा आपको? हम लोगों ने कभी जाति की राजनीति की नहीं, जाति विशेष की राजनीति में हमारी कोई रुचि भी नहीं है। हमारे फोल्ड में सभी जातियां हैं और हम हमेशा कहते रहे कि ऐसी कोई जात नहीं जो हमारे साथ नहीं। हम इन सब चीज़ों की परवाह नहीं करते, इन सब चीज़ों पे ध्यान भी नहीं देते। ये सारी चीज़ें हमारे फोकस से बाहर है। हमारा जो फोकल लिंक है इन सब चीज़ों को अपने दायरे में नहीं रखा। लेकिन नुकसान अभी भी ये बताया जा रहा है कि पिछले लोकसभा चुनाव का वोट गणित देखें तो 50 सीटों के आसपास ऐसा है जहां पे आपकी वोट परसेंटेज बढ़ा हुआ नजर आया, ठीक ठाक रहा। लेकिन परिणाम के हिसाब से देखेंगे तो पिछले भी लोकसभा में, उसके पहले में भी आपका इससे भी बेहतर था, मैंने 65 जगहों पे आप वोट प्रतिशत ज्यादा था। लेकिन जब परिणाम आप देखते हैं तो वो फिर दूसरा नजर आता है। यहां अभी भी आदिवासी सीटों पर एनडीए कमजोर है, खासतौर पे कोल्हान में और संथाल में। तो इसका कमी कारण क्या मानते हैं, और क्या बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व अगर आता है या वो रहते हैं चुनाव के दौरान, अगर उनको बतौर मुखिया के तौर पर अगर पेश किया जाता है तो क्या वो कमी पूरी हो जाएगी? देखिए, आदरणीय मरांडी जी एनडीए के अभिनेता हैं और चुनाव के समय भाजपा अपना पक्ष रखेगी। वो अपने उसके जो शीर्ष नेता हैं वो तय करेंगे। ये बातें अभी दृश्य में कहीं नहीं है। रह गई बात कि बाबूलाल मरांडी जी का जो नेतृत्व है उसमें हमने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया इस बार भी। और कई दफ़ा आंकड़े बड़े डिसेप्टिव होते हैं। आंकड़ों की जो समीक्षा है वो सामाजिक गणित के हिसाब से अगर आप करें तब बातें स्पष्ट होती हैं। अदरवाइज जो फेस वैल्यू पे आंकड़ों का की समीक्षा करेंगे तो बड़ी डिसेप्टिव होती हैं, उनसे आप अर्थ नहीं निकाल सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि कोल्हान में सीटें नहीं आई, संथाल में सीटें नहीं आई, क्योंकि विपक्ष ने जो नैरेटिव गढ़ा और विपक्ष ने जिस तरह से प्रचारित किया है कि संविधान खतरे में है, संविधान ही विलोपित होने वाला है, इस तरह की भ्रामक बातें जो हैं जो फैलाई गई, उसका एक असर देखा गया। मगर आपने जैसे ही देखा होगा कि चुनाव के बाद लोगों के मन में एक स्थिरता का भाव भी आया। नहीं तो अब तो प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं होगा। लोकसभा में प्रधानमंत्री जी एक बड़ा चेहरा थे और उनके नाम पर बहुत सारे लोग पास भी कर गए। लेकिन विधानसभा चुनाव में लोकल इश्यू होंगे, लोकल चेहरा होंगे, सब कुछ लोकल होगा, तब कैसे होंगे? असल में जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव भी स्थानीय मुद्दों पे नहीं होता अमूमन। इसमें राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विषय होते हैं। भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की व्याख्या वोटर करता है। वो देखता है कि भारत की स्थिति विश्व में कैसी है, भारत की अर्थव्यवस्था किस दिशा में जा रही है, किस गति से आगे बढ़ रही है। एक समय था जब हम फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी कहे जाते थे, आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है हम। और मैं वही कह रहा हूँ ना, कई दफ़ा होता ये है कि कुछ क्षेत्रों में जो नैरेटिव हैं वो अलग ढंग से सेट किए जाते हैं। आपने देखा होगा कि भाजपा शासित प्रदेशों में दंगे नहीं होते, दंगों की संख्या बहुत कम मिलेगी। मगर जो एक माइनॉरिटी सिंड्रोम है उसको आप एक्सप्लॉइट करते हैं, करते रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति करते रहे हैं। कई दफ़ा मन में आता है कि एक सवाल पूछा जाए कांग्रेस के जो नेतृत्व करता है उनसे कि जनाब एक चीज़ बताइए, 1947 में भारत आज़ाद हुआ, आज़ादी की कीमत क्या थी?
आज़ादी की कीमत यही थी कि मुसलमान भारत में नहीं रह सकते, इनको एक अलग देश चाहिए, और आपने इसको स्वीकृति दे दी। इसका दंश आज भी भारत झेल रहा है। एक कम्युनल खाई आज भी उसी तरह से पैदा हुई है और चारों तरफ ये खाई दिखती है। ये खाई आपने पैदा की ना, 65 वर्षों तक आपने शासन किया। 65 वर्षों के शासन काल में जनाब आपने पंक्चर बनाने वाली कौम खड़ी की। आपने क्यों नहीं इनको साइंस और टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कराई? क्यों नहीं आपने प्रेरित किया कि इनके बच्चे स्कूलों में जाएं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में जाएं, IIT में जाएं, एम्स में जाएं, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने? क्योंकि आपको वोट चाहिए था, वोट बैंक आपको बनाना था। आपने 1984 के दंगे भी देखे होंगे, याद होगा। सबसे ज़्यादा फौज सिख जो हैं सबसे ज़्यादा फौज में जाते रहे थे। आप ये बताएं कि 1984 में जो दंगे हुए किसके शासनकाल में हुए, और उसका जख्म आज भी हम झेल रहे हैं। हमने एक आर्मी के मोराल को जमीन पे धाराशायी किया। मगर ये सारी चीजें हैं। लेकिन आपके यहाँ आप ठीक है, आप अगर आज कोई एक नैरेटिव सेट कर दे और कह दे कि अरे ये तो सरकार आएगी और संविधान को ध्वस्त कर देगी। संविधान की जितनी मर्यादा बढ़ी है पिछले 10 वर्षों में, पहले नहीं थी। लेकिन अभी तो है कि एनडीए, ठीक है कि एनडीए सभी के लिए काम कर रही है, लेकिन फिर मुसलमानों के खिलाफ में ऐसी बातें क्यों कही जा रही है जैसे लगता है कि उनके खिलाफ आप हेट कर रहे हैं? कई बार ऐसा होता है, तो कम से कम प्यार भी तो करें। नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हजारों साल से मुसलमान और हिंदू एक साथ रहते रहे हैं और रहते रहेंगे। ये देश किसी एक धर्म का, एक मत का, एक विश्वास का नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी तो पूछा जाना चाहिए कि भाई आपके मन में ऐसी क्या बात है जो आप हमेशा मुसलमानों के लिए बहुत एक अलग दृष्टि रखते हैं। आप उनको बिल्कुल एक साथ छोड़ दें, एक साथ जीने दें, एक साथ मरने दें। हिंदुस्तान, तो उनको भी एक पार्टी से बाहर निकलना पड़ेगा, पार्टी से बाहर, बिल्कुल पार्टी की मानसिकता से बाहर निकलना चाहिए। ये देश रहेगा, इस देश की धरती रहेगी, इसका मन और प्राण रहेगा, इसकी आत्मा रहेगी, तभी सब रहेंगे। एक और नया सवाल है कि जो फैक्टर पहले दिख रहा था लोकसभा से पहले, आपने चुनाव में आपने देखा कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल के भीतर थे। तब सभी जेएमएम ने लोगों तक ये पहुंचाया कि उनको जेल में रखा गया था और तमाम तरह के चीजें उनके सामने आई और ये कहा गया कि ईडी जो कार्रवाई है वो आपकी एनडीए के सत्ता के कहने पर उनको जो है जेल में डाला गया था। अब वो जेल से बाहर निकल गए हैं, तो क्या इसका असर आगामी विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, बहुत सारे नैरेटिव्स भी होंगे, मगर ये बड़ा दुखद है कि हमारे राज्य का निर्वाचित मुख्यमंत्री किसी वजह से जेल चला जाए। ये कोई हर्ष का विषय नहीं है, ये कोई आह्लादित करने वाला विषय नहीं है किसी भी पार्टी के लिए कि हमारा जो निर्वाचित मुख्यमंत्री है वो जेल चला जाए। मैं इस पर बहुत टिप्पणी इसलिए भी नहीं करूंगा क्योंकि एक एजेंसी है, सेंट्रल एजेंसी है जो जांच कर रही है, जांच के हिसाब से कार्रवाई चल रही है। जो उनका अपना पक्ष है वो पक्ष है, उस पर मेरी कोई इस पर टिप्पणी नहीं है। लेकिन एक बात तो है कि अगर किसी मंत्री के पीए के नौकर के यहाँ 35 करोड़ रुपया मिलता है तो सवाल तो उठेंगे और इन सवालों से कोई बच तो नहीं सकता। मेरा ये कहना है कि जिस इत्मीनान के साथ, जिस भरोसे के साथ, जिस यकीन और विश्वास के साथ 3.5 करोड़ की जनता निर्णय लेती है और किसी के भी हक में फैसला देती है हुकूमत करने का, तो हुकूमत का भी इकबाल बना रहना चाहिए कि इस तरह की कोई घटना न घटे कि इकबाल ही ख़त्म हो जाए। मैं व्यक्तिगत रूप से ये इस पर न सिर्फ चिंता व्यक्त करता हूँ बल्कि सामाजिक रूप से भी इस बात को लेकर बेहद दुखी हूँ। सूचिता बनी रहनी चाहिए। अगर पारदर्शिता और सूचिता नहीं रहेगी, अगर इस तरह की घटनाएं घटती रहेंगी तो उससे, क्योंकि हम बाहर भी तो जाते हैं, अपनी स्टेट से बाहर भी तो जाते हैं, और कोई जब कोई प्रश्न पूछता है तो लगता है कि हृदय छलनी हो गया। और ये जो दुख है कोई मेरा निजी दुख नहीं है,
ये 3.5 करोड़ लोगों की हेमंत सोरेन ने तो इस्तीफा दिया भी, वो जेल भी गए, लेकिन इस मामले में तो केजरीवाल 2 कदम आगे, वो तो इस्तीफा भी नहीं दिया और अभी भी जेल में है। मेरा प्रश्न वही है कि जब आप नैतिकता को आधार बनाकर चुनाव लड़ते हैं और एक सिद्धांत की राजनीति की घोषणा करते हुए, उद्घोषणा करते हुए जनता के बीच जाते हैं, तो ऐसी कौन सी वजह है कि जब आपके विरुद्ध प्रचंड और प्रखर आरोप लगते हैं और आप कहते हैं कि नहीं, तब तक जब तक कि मैं दोषी सिद्ध न हो जाऊं मैं पद पर बना रहूंगा, ये कहाँ की नैतिकता है? तो ये चूंकि बड़ा ही अब पता नहीं, मुझे ये डाइकोटोमी आज तक समझ में नहीं आई कि इस तरह के गंभीर आरोप हैं, अगर आप जेल जाते हैं तो आप इस्तीफा क्यों नहीं देते? इस्तीफा देने से क्या है जो घट जाएगा? हेमंत ने तो हिम्मत दिखाई, लेकिन जो पढ़ा लिखा केजरीवाल है उन्होंने तो साफ तौर पर मना कर दिया कि संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। वही बात तो मैं कह रहा हूं ना कि जब सिद्धांत की राजनीति की बात आती है, जब आप युद्ध करते हैं कि घोषणा के साथ युद्ध करते हैं और जन विश्वास अर्जित करते हैं, और आप कहते हैं कि हमारी जो सरकार है वो जन विश्वास पर आधारित, नैतिकता के बल पर आधारित, नैतिकता की नींव पर खड़ी सरकार है, तो ऐसा क्या है? ऐसी कौन सी लोलुपता है, ऐसी कौन सी वजह है जो आपको बाध्य करती है कि आप इस्तीफा न दें? त्यागपत्र देने से क्या था जो घट जाता, और क्या है जो आपको हासिल हो गया? बिल्कुल, मैंने गीता का ज्ञान वाला हाल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब यही है कि उपदेश दूसरों के लिए है, सत्य की जो निष्ठा है दूसरों के लिए है, और आप अपनी, ये तो संविधान लिखने वाले भी हैरत में होंगे, उन्होंने कभी इस दृश्य की कल्पना नहीं की थी कि एक मुख्यमंत्री जेल से सरकार चलाएगा। क्यों चलाएगा? क्या आपने पिछले 9-10 वर्षों में कोई ऐसा सेकेंड लाइनर पैदा नहीं होने दिया जो सरकार चला सके? आप जेल से बाहर आते, फिर आप सरकार में आते तो बात समझ में आती, मगर जेल से सरकार चलाना कहीं से भी नैतिक नहीं था। देखिए, अभी आप सुन रहे थे संजय रंजन जी को, जो बेबाकी से अपनी बात रख रहे थे और कुल मिला के कहें चुनावी मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसमें आसू का कदम क्या होगा, और लबोलुआब यही है कि झारखंड में इस बार आसू कम से कम 20 से 22 सीटों की मांग भाजपा से कर सकता है, और जिस पे उसका दावा है कि 12 सीट पे वो चुनाव में पिछली दफा रनर में था, तो वो उसका हक है। 3 सीट तो वो अभी सिटिंग ही है, तो ऐसे में 15 सीट उसके हाथ में है, जिसपे वो चाहता है कि कम से कम ये सीट उसको मिल जाए। अब देखना है कि समझौता में मिलता कितना है, क्योंकि मांगा जाता है उसके हिसाब से अगर मिल जाए तो ये मांगे मुराद पूरी होने वाली बात होती है। फिलहाल तो जनता को ये तय करना है कि एनडीए पर वो भरोसा करेगी कि आगामी विधानसभा चुनाव में वो महागठबंधन पे करेगी। ये जनता को सब कुछ तय करना है। सहयोगी सोनू के साथ को अभिषेक सिंह, न्यूज़ एनपी, धनबाद।